प्रथम विश्व युद्ध जो है अब हो गया समाप्त। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, मित्र देश जीत गए, सबको मालूम है ये कहानी, ठीक है। मित्र देशों की यहां पर विजय हो गई। अब जब मित्र देश जीते, इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि इंग्लैंड जीता, जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश है। फ्रांस जीता, जो दुनिया का उस समय दूसरे नंबर का बड़ा साम्राज्यवादी देश है। और तीसरा अमेरिका जीता। और भी लोग हैं, इटली भी पाला बदल किया गया है, ठीक है ना, वहां उनके साथ बेल्जियम भी शामिल हो गया है, रोमानिया भी शामिल हो गया है, जापान भी शामिल हो गया है। लेकिन मूल रूप से ये जो तीन शक्तियां हैं ये बन जाएंगी चौधरी, ठीक है ना। युद्ध होता है, कोई जीतता है कोई हारता है, ठीक है ना, ठीक, कोई जीतता है कोई हारता है। होना क्या चाहिए आदर्श रूप में कि जो जीत और हार है, एक बार लड़ाई खत्म हो तो जो जीता उसको पराजित व्यक्ति को अपमानित नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, जिंदगी के भी बहुत काम आएगी। हारे हुए आदमी को यह एहसास है कि वो हारा है, लेकिन उसको अब थोड़ा कंफर्टेबल कर देना है ताकि अगली बार लड़ाई ना हो। जब भी आप कभी पराजित व्यक्ति को, मान लो किसी तो तुम्हारा झगड़ा हो, तुम जीत गए, तुरंत उसको कहो कि यार देखो जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारी और हमारे बीच में बैठ के बातचीत हो जाए, झगड़ा नहीं, ठीक। ये नहीं होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यहां कुछ और ही हो जाता है। जब ये देश जीत जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके हैं अपने साम्राज्यवादी हित, ठीक है, साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी हित। आपको पता ही है का सारा झगड़ा एक तरह से यहीं पर टिका हुआ, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद। और इसीलिए अंग्रेजों ने, अमेरिका ने और तमाम सारी शक्तियों ने यह चाहा कि जर्मनी को दोषी सिद्ध किया जाए, इस सारा का सारा दोष जर्मनी के सिर पर, जर्मनी के मत्थे मढ़ दिया जाए और जर्मनी को पूरी तरह दंडित किया जाए, ठीक है, जर्मनी को पूरी तरह दंडित किया जाए। ये तीन जो मूल भावनाएं हैं, इन मूल भावनाओं ने प्रथम विश्व युद्ध को एक तरीके से, उसके जो परिणाम थे उनसे कुछ ऐसी नकारात्मक ताकतों को निकाला, रिलीज किया, जिन्होंने और बंटाधार कर दिया, ठीक है, और भी ज्यादा बंटाधार कर दिया। राधे वो कहानी अलग है, पोरस और सिकंदर वाली, ठीक है, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है बेटा। दुनिया को यह पता है कि सिकंदर जीता पोरस हारा, क्यों? क्योंकि वो था मैसिडोनिया का राजा, मकदूनिया हिंदी में कहते हैं। उसी मैसिडोनिया या मकदूनिया के इलाके में आगे रोमन साम्राज्य बना। इटली की बात हमने अभी की ना, रोमन साम्राज्य जब बना तो सिकंदर की का जो इतिहास है वो रोमन साम्राज्य के लिए प्राइड बन गया। और सिकंदर के समय के मैसिडोनियन सोर्सेस और रोमन सोर्सेस ने यह बताया कि सिकंदर ने तो दुनिया जीत ली थी, पोरस को हराया और पोरस को हरा के वापस आया। और पोरस उसके दरबार में आया तो पोरस ने कहा, सिकंदर ने, बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए, ठीक है। बेटा राजकुमार फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया का राजकुमार है, ठीक है, प्रभु, ठीक है, ऑस्ट्रिया का। तो सिकंदर ने कहा कि क्या सुलूक किया जाए, पोरस ने कहा कि वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यही तो सुनी कहानी हम लोगों ने। तो सिकंदर ने उसका राज्य लौटा दिया, उसकी वीरता से खुश हुआ। नहीं हुआ, अफ्रीकन इथियोपियन सोर्सेस, संस्कृत सोर्सेस, ठीक है, और गैर रोमन सोर्सेस अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि पोरसवा ने तो सिकंदर को ना छठी का दूध याद दिला दिया, छठी का दूध। और अफगानिस्तान के कबीलों की कहानी तुमको सुनाई है, जहां वो लड़कियां लड़ रही थी, तो अफगानिस्तान के कबीले ने जिस तरीके से लड़ाइयां लड़ी, फिर जो पोरस के पास पहली बार इन्होंने हाथी देखे, पोरस के पास 3000 हाथी थे, ठीक है, 3000 हाथियों की सेना, पहली बार सिकंदर की सेना हाथी देख रही है, ठीक है, बिल्कुल। वहां पर चंद्रगुप्त भी आया हुआ है, तब तक मगध में राज है नंदों का। नंद, सिकंदर की सेना को पता चला कि अबे 6 लाख की सेना है आगे, नंदों की सेना है 6 लाख, और जिसमें 30,000 हाथी है। इतना हाथी पूरे कॉन्टिनेंट से बटोर लाए थे। तो सिकंदर की सेना गई घबरा, उसने कहा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मरने नहीं आए हैं, लौट के घर जाना चाहते हैं। तो वह कहानी भी सुनी होगी, सिकंदर ने अपना झंडा रख दिया और जिसको वापस जाना है झंडे से निकल जाए सिकंदर। ये इन्होंने बड़ा सा भोकाल यूरोपीय इतिहासकारों ने बनाया, ठीक है ना। चल, सच कहानी बेटा यही है कि सिकंदर जो है यहां पर हुए गए थे पराजित, इसीलिए सिकंदर आए इस रास्ते से, ठीक है, तुम लोगों ने छेड़ दिया तो बता रहा हूं, इस रास्ते से आए। पोरस ने कहा इधर से तो तुम झाड़ू लगाते आए हो, झाड़ू लगाते आए हो मतलब छोटे छोटे राजाओं को हराते आए हो, अगली बार जरा नीचे से भी झाड़ू लगाते वापस चले जाओ, संधि की यही शर्त है। इसलिए सिकंदर नीचे आए और यहां भी लड़ते लड़ते गए, वरना कहीं पागल कुत्ता काटा था। जब लौट के जाना था तो जीते हुए इलाकों से चले जाते ना, इधर से गए, बीच में घोड़ा भी मर गया, ठीक है, जो उनका प्रिय घोड़ा हुआ करता था, उसके नाम पे एक शहर भी बसाया। बड़ी कहानियां, इतिहास की तो भाई कहानियां ही कहानियां। चल, अब क्या हुआ कि यहां पर युद्ध खत्म हो गया तो पेरिस
शांति सम्मेलन बुलाया गया। सब लोग भाई शांति को स्थापित करने के लिए एक साथ बैठेंगे और पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर ये जो 3 चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हुई कि अपने साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी हितों की रक्षा, जर्मनी को दोषी सिद्ध किया जाए इसकी कोशिश, और जर्मनी को बुरी तरह से दंडित किया जाए इसके प्रावधान। ठीक है ना, इसके प्रावधान। नवपाषाण काल बेटा दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय है। माना जाता है कि जो लास्ट ग्लेशियल एज है, यानी जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और आखिरी बार जो बर्फ पिघली वो 12,000 साल यानी ईसा के 12,000 साल पहले वो लास्ट ग्लेशियल एज आई, और उसी के बाद नवपाषाण काल आया। ठीक है ना, चल बिल्कुल बेबीलोनिया में सिकंदर की डेथ हुई। तो ये आ गया पेरिस शांति सम्मेलन। हेडिंग डालो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन। ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन। ठीक है, हेडिंग डालो। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र यानी ट्रिपल एंटेटे ब्रैकेट में लिख लेना, मित्र राष्ट्र ब्रैकेट में ट्रिपल एंटेटे विजयी हुए। इटली ने 1915 में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ लंदन समझौता कर लिया। यहां पे गाना बजा, ठीक है, बेवफा 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 निकला रे तू। इटली के लिए जर्मनी ने गाना गाया, ठीक है, क्योंकि इटली उसके साथ अलायंस में है, गठबंधन में है, और उसने गठबंधन को तोड़ दिया और चला गया कहां, ट्रिपल एंटेटे की तरफ। ठीक है, और पाला बदल लिया। जर्मनी इस युद्ध में कमजोर पड़ गया। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्रों की ओर से सब कुछ यही पेरिस में होता था, क्योंकि इंग्लैंड जाना ज्यादातर शक्तियों के लिए कठिन था इंग्लिश चैनल पार करके। तो फ्रांस ही चौधरी था एक जमाने में, तो चौधरी जी के हवेली पर ही मीटिंग हो जाती थी। पेरिस में हवेली थी। ठीक, अकेला पड़ गया। मित्र राष्ट्रों की ओर से अमेरिका के शामिल होने के बाद मित्र राष्ट्रों का पलड़ा और भारी पड़ गया। ठीक, बिल्कुल पूजा, एकदम पूछो बेटा। ठीक, इसी से जुड़ा हुआ पूछना। फिर लिखो, विजयी राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ संधि आदि प्रावधानों के लिए बेटा ये जब अभी यूनाइटेड नेशंस पे बात करेंगे तब इस पर बात कर लेंगे पूजा, याद रखना। तब वीटो की कहानी आएगी, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद की भी कहानी आएगी। ठीक, तब के लिए आफत आ गया, इसके लिए आफतें आती रहती है ना, सर भूल जाते हैं और फिर तुम लोग कहते हो भूला, है ना। चलो, विजयी राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ संधि आदि शर्तें निर्धारित करने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन विदिन ब्रैकेट लिखो, पेरिस शांति सम्मेलन विदिन ब्रैकेट 1919 का आयोजन किया। पूर्ण विराम। पेरिस शांति सम्मेलन के निम्नलिखित उद्देश्य थे। हाइफन लगाना थोड़ी डिफिकल्ट है बेटा, जानते नहीं हो ना, इसलिए अगली बार पढ़ोगे सब समझ में आएगा। हाइफन लगाओ, पहला पॉइंट लिखो, विश्व युद्ध के बाद शांति की स्थापना। ये पहला पॉइंट भाई, तभी शांति सम्मेलन कह रहे हैं ना। शांति की स्थापना, जर्मनी को दोषी सिद्ध करना, जर्मनी आदि पराजित राष्ट्रों को दंडित करना, और चौथा, विजयी राष्ट्रों के साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी हितों के लिए दुनिया के नक्शे को
बदलना। खेला है दुनिया के नक्शे को बदलना। फिर लिखो, इस सम्मेलन में ये 4 पॉइंट के बाद आगे आ जाना। अभी पेरिस शांति सम्मेलन पर ही है बेटा, ये पेरिस शांति सम्मेलन है, ये बात तो अभी की थी ना हमने। इस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए एक संगठन स्थापना पर भी बल दिया गया। अब देखो, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, पेरिस शांति सम्मेलन में 32 देश आए, ठीक है, 32 देश टोटल यहां आकर के बैठे कि क्या किया जाए। और इन 32 देशों में वैसे तो क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई सब बराबर है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति को तो तुम लोग समझ रहे हो ना कि सब बराबर नहीं होते। अमेरिका चौधरी बना है, यूक्रेन के जेलेंस्की को बुला के अमेरिका में अपमानित कर देगा और कहेगा शांति स्थापित करो यूक्रेन, और यही यूक्रेन को पीछे पीछे पहले उकसा रहा था कि युद्ध करो। ठीक, फिर भारत और पाकिस्तान के बीच कल फिर स्टेटमेंट दे दिया, दोनों देश विद इन अ वीक न्यूक्लियर वॉर में चले जाते हैं, इसलिए मैंने सीज फायर करवाया। अबे तुम बंद कर ले यार, ठीक है, बहुत बढ़िया कार्टून है यार सवेरे सवेरे। कोई कह रहा है यार कितनी बार बताएगा, तो ट्रंप का एक नौकर है, कह रहा है आपको तो हफ्ते में एक बार सुनना पड़ता है, यहां तो सुबह दोपहर शाम रात यही बातें चल रही। ठीक है, ठीक, तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में सब बराबर नहीं। अब आएगा मजा, ठीक है, थैंक यू पूजा, थैंक यू बेटा। ठीक, कि जिसको कहते हैं अब आएगा मजा बिड़ू। जैसे तुम इतने दिनों तक टैरिफ खेल रहे थे, ब्रिक्स में 5 देश बैठे और 5 देशों ने कहा कि अपना करेंसी सिस्टम लाएंगे, तुम्हारे डॉलर सिस्टम की ऐसी की तैसी। आप अंग्रेज और ये जो तुम्हारे चचा हैं ट्रंप, ठीक, नहीं बिल्कुल सुप्रिया याद नहीं करना, 32 देश बस, कुछ याद नहीं करना। ठीक, अब जब ब्रिक्स नकेल कसेगा तब इनको समझ में आएगा ब्रिक्स में है कौन कौन। भैया रूस है, चीन है, भारत है, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका है, और कौन सा एक और देश है यार बताओ जल्दी से, ब्राजील है। ठीक, ब्रिक्स कंट्रीज आ गए, और ब्रिक्स कंट्री जो है अब जब आएंगे ना तब पता चले, यही तो वॉर गेम है, वॉर गेम। लेकिन भैया ये 32 देशों में 4 चौधरी हैं, जिसमें से 3 चौधरी है और 1 चौधरी जी का चमचा है। ठीक, 1 चौधरी जी का चमचा। पहला चौधरी तो अभी विश्व युद्ध के बीच में नया नया उभर के आएगा, अमेरिका। ब्रिटेन से कहेगा कि बेटा बहुत तय हो गया तुम्हारा, लेकिन अभी भी ब्रिटेन बड़ा चौधरी है, कहीं किसी की भी मामले में घुस के पंचायत कर सकता है। फ्रांस को भी हम लोग देख रहे हैं, यहू चौधरी बने टाइल लें, और एक जो 3 तो चौधरी और चौथा चमचा, चाचा हो गए ये लोग, है ना, ठीक है, चाचा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, ये 4 चौधरी, इनको कहा गया ये बिग 4 है, 4 बड़ी शक्तियां जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में सब कुछ किया खेल। ठीक, बिग 4, बिग 4 या 4 बड़ी शक्तियां। पेरिस शांति सम्मेलन में जब पंचायत बैठी तो ये 4 लोग ही सब कुछ वहां तय कर रहे हैं। ठीक है, और ये चारों के चारों कौन है, जरा इनका नाम देख लो, ये बिल्कुल विश्वास करने वाले देश नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ की क्लासेस का रील नहीं कटता, तुम रील से ही फेमस करवा दोगे, है ना। चलो आप क्या लिखो, पेरिस शांति सम्मेलन में अगला पॉइंट लिखो, इस सम्मेलन में कुल 32 देशों ने भाग लिया, कुल 32 देशों ने भाग लिया, इसमें सब शामिल है, जीते हुए देश, हारे हुए देश और कुछ अन्य देश, सबको बैठाया गया। तो पहली बार इतनी बड़ी संख्या में देश इकट्ठा हुए, कुल 32 देशों ने भाग लिया। आधुनिक इतिहास में यह पहला अवसर था, आधुनिक इतिहास में यह पहला अवसर था जब इतने सारे राष्ट्र एक साथ इकट्ठे हुए हों। ठीक है, इनमें से 4 देशों ने सबसे निर्णायक भूमिका निभाई, सबसे निर्णायक भूमिका निभाई, वो थे, और ऐसे हाइफन लगा दो, वो थे, हाइफन लगा के सबसे पहले लिखो अमेरिका। अमेरिका, अभी अमेरिका चौधरी है। अमेरिका क्या चाह रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस ये दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यवादी देश है, अमेरिका एक नई विश्व व्यवस्था चाह रहा है, नई विश्व व्यवस्था जिसमें अमेरिका कहीं नहीं है। अमेरिका बहुत तेजी से औद्योगिकृत होगा, मजबूत हो रहा है, लेकिन अभी भी अमेरिका दुनिया के नक्शे पे बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, कैसे आया है ये तुमको कहानी में पता चलता जाएगा। ठीक, तो पहला लिखो अमेरिका। देखो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो अमेरिका में ये अच्छे राष्ट्रपतियों में एक माना जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की, इन्होंने प्लान दे दिया
14 सूत्री योजना प्रस्तुत की, जिसमें विश्व शांति की स्थापना, राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार। अब ये क्या होता है, अभी बताएंगे, लिख लो। राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार, ठीक है। जैसे तुमने क्या देखा था, बाल्कन राष्ट्र, छोटे छोटे तमाम राष्ट्र है ना, और आपस में लड़ रहे हैं सीमाओं को लेकर। हमने बोस्निया हर्जेगोविना सर्ब राष्ट्रवाद देखा। केवल समझना इसको, अमेरिका कह रहा है कि अगर कहीं कोई राष्ट्रवादी आंदोलन है तो उसे आत्मनिर्णय का अधिकार है। आत्मनिर्णय यानी अपने बारे में निर्णय करने का अधिकार है, ठीक है ना। यही आत्मनिर्णय का अधिकार, कि देश में अगर कोई देश चाहता है एक राष्ट्र बनना तो वहां के लोग उसका जो है उसको करें। देखो बेटा कोमल, तुम पूछ रही हो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, मित्र देश जीत गए और उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए पराजित देशों के साथ, उसके लिए एक सम्मेलन बुलाओ। वो सम्मेलन कहाँ आया, पेरिस शांति सम्मेलन। उसके हमने फिर उद्देश्य आपको बताए कि उसके उद्देश्य क्या थे, और फिर आए कि इसमें 32 देश शामिल हुए, लेकिन 4 बड़ी शक्तियां इसमें शामिल हुई, और उन 4 बड़ी शक्तियों में हम अमेरिका की भूमिका पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो अभी क्या हुआ कि यहां पर राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार तथा लीग ऑफ नेशंस की स्थापना शामिल थी, ठीक है। अमेरिका की पोजीशन समझ लो। अमेरिका में वुडरो विल्सन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना हमको करनी है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना करनी है। तो वो लीग ऑफ नेशंस का प्रस्ताव दे रहा है, ऑफर कर रहा है कि भाई अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना कैसे होगी। तो वुडरो विल्सन ने ड्राफ्ट दिया लीग ऑफ नेशंस का, ठीक है, और कहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनानी चाहिए। लेकिन जो तुम्हारे लिए यूपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है समझना, विल्सन एक ऐसा आदमी है जो कह रहा है कि जर्मनी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, उसको दोषी मत मानो, ठीक है। राष्ट्रों को आत्म निर्णय दो, लेकिन जर्मनी को दोष और दंड नहीं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात इसने कही, ठीक है ना। और इसने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध को दुनिया से युद्ध समाप्त करने वाला युद्ध बना दे। युद्ध समाप्त करने वाला युद्ध, कि यह अब आखिरी युद्ध हो, इसके बाद दुनिया में युद्ध न लड़े जाए। क्यों, अपना खेल था इसके पीछे, लेकिन बात तो उसकी सही थी भाई, बात तो आपकी सही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, 2 पॉइंट आपको और लिखने। अमेरिका ने जर्मनी को दोष ना देने की विनय युद्ध की डिटेल्स बेटा इमटेरियल है, तुम पढ़ना चाहना पढ़ लेना कि कहां किससे कौन लड़ा, कैसे लड़ा, 2-4 चीजें हैं। जीएस में इसका कोई महत्व नहीं है, आएगा ही नहीं प्रश्न कि कहां से क्या हुआ, ठीक है। इसलिए इसी पर स्टिक रहना है। जर्मनी को दोष और दंड ना देने की बात कही, ठीक है, बात कही। आखिरी पॉइंट, विल्सन ने यह सपना दिखाया कि प्रथम विश्व युद्ध दुनिया का अंतिम युद्ध हो, ठीक है, अंतिम युद्ध हो, ठीक है। अब देखो दूसरा देश ब्रिटेन, भाई ब्रिटेन ने बहुत दिनों तक यह कोशिश की कि किसी तरीके से भी जर्मनी को संतुष्ट रखा जाए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं रख पाया, ठीक। अभी देखेंगे कि कैसे ब्रिटेन जो है वो चाहता है कि टकराव टले, और इसीलिए तुम लोगों ने देखा कि फ्रांस का पंगा है, लेकिन ब्रिटेन नहीं चाह रहा है कि किसी भी प्रकार से युद्ध हो। तो ये क्या करता है, संतुलन की नीति, दोनों चीजों में संतुलन, दंड दिया जाए कि दंड ना दिया जाए, ठीक है ना, दंड दिया जाए या दंड ना दिया जाए। अब यहां पर है ना, यहां पर संतुलन की नीति आ गई। उसने कहा कि नहीं, जर्मनी हर्जाना दे परंतु अपमानित ना हो, ठीक है। ये इस बात को समझ रहा है कि हर्जाना तो ले लो भाई, इतना नुकसान हुआ, इतना पैसा सबका लग गया है, लेकिन अपमानित ना किया जाए। वजह क्या है जानते हो, अभी हम लोग पढ़ेंगे। 18 में युद्ध खत्म हुआ, जनवरी में ये शांति सम्मेलन 19 में शुरू हो गया, लेकिन 1917 में एक घटना और हो गई है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, वो है रूसी क्रांति, ठीक है, रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति का
भय, समझेंगे कि क्यों डर रहे हैं। रूसी क्रांति का भय है कि जर्मनी कहीं रूस के पाले में न चला जाए, पाले में न चला जाए, ये डर लग रहा है ब्रिटेन को। इसका नेता जो है वह है डेविड लॉयड जॉर्ज, ठीक है, लॉयड जॉर्ज। यहां पे मैं लिख देता हूं लॉयड जॉर्ज। यहां पे कौन था? वुड्रो विल्सन, ठीक है, इसको ऐसे लिखना तुम लोग, वुड्रो विल्सन। इसको वापस डिक्टेट नहीं करेंगे इसलिए ऐसे इसको लिखते जाओ। तो ये दो शक्तियां आ गई। ब्रिटेन का डर यही, अरे बाप रे क्या क्या लिखा बैठे हो यार तुम लोग। हाँ सुप्रिया जरूर, राधे हो गया स्पष्ट ना कि ज्यादा अपमानित करोगे तो रूस की तरफ ना चला जाए। रवि कह रहा है युद्ध होना सही है, कंपटीशन बढ़ाता है और नया नया टेक्नोलॉजी आता है। हाँ ब्रिटेन पहले ही परेशान है, ठीक है, अभी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो जर्मनी को थोड़ा बहुत दंड भी मिल जाए, लेकिन भैया यूरोप में मामला सही रहे। लेकिन यहां पर जो इस पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा गर्म दल है वो कौन है? बहुत खतरनाक, जो पहले ही अपमान का घूंट पिए बैठा हुआ है। कौन? फ्रांस। हम लोगों ने देखा ना, सबसे ज्यादा कंपटीशन में जर्मनी किसके है? फ्रांस के, क्योंकि उसने फ्रांस को सबसे आखिर में अपमानित किया और उससे एक बड़ा महत्वपूर्ण इलाका छीन लिया था, अल्सास एवं लॉरेन। कटार दिल में लिए घूम रहा है फ्रांस कि मौका मिलते ही हम जर्मनी को ना उसका गर्दन अलग कर देंगे। और यहां इनका नेता है जॉर्ज क्लेमेंसो, ठीक है, जॉर्ज क्लेमेंसो। ये फ्रांस का प्रधानमंत्री है। ये तो आप जानते हो कि राष्ट्रपति है ना। ये है पीएम, ये भी है, इनके भी आते हैं पीएम और इनके आते हैं प्रेसिडेंट, ताकि कभी लिखना पड़े तो आपको ऐसे लिखो ना कि प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। फ्रांस कहता है कि बदला लेंगे। किसका बदला? 1870 के सेडान का युद्ध का बदला। ठीक, क्या हुआ था आपको मालूम है? जर्मनी से 1870 सेडान युद्ध का बदला। हमने देखा था कि जर्मनी ने अपना एकीकरण संपन्न ही किया था फ्रांस को हरा के। हर जाने से मतलब बेटा कि मेरा नुकसान हुआ, तुमने युद्ध छेड़ा, ठीक है, युद्ध छेड़ा और इस वजह से आपको अब हमको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, क्षतिपूर्ति, ठीक है, क्षतिपूर्ति। जब फिर बिल्कुल आएगा, जीएस का जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसमें से भी सवाल उसमें आना है। इससे तो सवाल आए ही हैं, पहले भी आए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? युद्ध की का बदला लेना है और बदले के स्वर सबसे ज्यादा फ्रांस ने उठाए। उसने कहा, कभी कभी होता ना जब कहा जाता है कि अरे छोड़ो यार, है ना, ज्यादा इसको मारो पीटो नहीं, तो जो बहुत दिन से किलकिलाया बैठा होता है वो कहता है तुमको नहीं पता इसने मेरे साथ क्या क्या किया है, कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे जगह जगह बेइज्जत करता है, मुझको अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और इसने मुझे एक बार बहुत पीटा था। ठीक, फ्रांस लगता है रोने, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शनल में अलग से पढ़ोगे बेटा। ये फ्रांस लगता है बुरी तरीके से रोने। अब देखो ये जो है, ये भाई साहब आए हैं जो चौथे वाले, वो आए हैं चमचा बन के। ये धोखेबाज, ठीक है, बेवफा किस्म का देश है। मैं वफादारी को बहुत महत्व देता हूं, वफादारी अच्छी लोगों के बीच में भी और बुरे लोगों के बीच में भी, क्योंकि हमारा समाज वफादारी को बहुत महत्व देता है। विभीषण कौन है? धोखेबाज। रावण ने भी कहा बेवफा 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 निकला रे तू, धोखा देके आए हैं। राम के भक्त हैं, लंका में अकेले व्यक्ति हैं जो राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, धर्म का उच्चारण कर रहे हैं। हनुमान जी जाते हैं, देखते हैं कि अरे एक जगह से तो राम 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 चल रहा है, अभी सब आएगा रंजना, ठीक है, सब आएगा। तो बहुत अच्छा काम है भैया, राम का नाम लेना, रावण का नाम नहीं ले रहे, रावण के भाई होकर धोखा देके आ गए। आज भी भारतीय समाज इतने बड़े राम भक्त को सम्मान नहीं देता, क्या कहता है? धोखेबाज। अरे भैया भाई नहीं विभीषण है, ठीक है, भाई नहीं विभीषण है। तो ये चक्कर है इटली का, इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि भाई इटली ने तो धोखा दिया था। हमने देखा इटली ने धोखा क्यों दिया था? लंदन संधि, गुपचुप संधि कर ली, युद्ध के बीच में संधि कर ली। और विटोरियो ऑरलैंडो, ठीक है ना, विटोरियो ऑरलैंडो, तो इसको केवल तुम ऑरलैंडो कह के याद रखो, ऑरलैंडो। ये भी कौन है? ये वहां के पीएम है। ये केवल इसलिए आए थे कि लंदन में आपने हमसे कहा था 1915 में कि अगर जर्मनी को धोखा देके हमारे साथ आ जाओ तो हम आपको बहुत फायदा करवाएंगे। तो ये बैठे हैं कि हमको चाहिए लाभ, ठीक है, और खास तौर पर डॉल्मेशियन तट और फ्यूमे, जब हम इटली की बात करेंगे तब समझेंगे इसको, कि अपने लिए यूरोप में और अफ्रीका में विस्तार चाहिए। ठीक, तो इनका इकलौता उद्देश्य यह है कि हमको यूरोप विशेषकर बाल्कन की ओर, ठीक है, और अफ्रीका में विस्तार, ये चाहिए
इसके लिए ये बैठे हुए हैं और इनका एक ही मानना है कि हमको बस जो हमसे वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हमको उतना तुम जरूर दे दो। तो इसको जरा ऐसे ही ड्रॉ करो तुम लोग, इसको ड्रॉ कर लो, घर का भेदी लंका ढाहे, है ना, ऐसे बोलते हैं, ठीक। इटली बराबर नीतीश कुमार, हाँ, लिखो। ठीक है, अब देखो तुम्हें इस पचड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि यहां पर बहुत सारी संधियां होती हैं, बहुत सारी संधियां होती हैं, तो उन सभी संधियों के बारे में आपको अलग अलग से नहीं पढ़ना। यहां हमें जिस एक संधि के बारे में पढ़ना है वो है वर्साई की संधि, ठीक है, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि किसके साथ हो रही है? जर्मनी के साथ। अमेरिका के आगे यहां प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अक्षिता प्रेसिडेंट लिखा है बेटा, ठीक है ना। अब देखो बहुत सारी संधियां सबके साथ, जितने हारे सबके साथ संधियां हैं और कई सारे अन्य देशों के साथ भी संधियां हैं, लेकिन आपको यहां पर केवल एक संधि के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है और वो संधि है वर्साई की संधि, ठीक है, वर्साई की संधि, वर्साई की संधि। क्या है वर्साई की संधि? जर्मनी के साथ इस संधि को किया जाता है, ठीक है, जर्मनी के साथ वर्साई की संधि होती है। कब होती है भाई? पेरिस शांति सम्मेलन में ही होती है, तो 1919 में यह संधि हो जाती है। एक तरफ जर्मनी, दूसरी तरफ सारे मित्र राष्ट्र। अब ये सारा जो है, इटली का पीएम है ऑरलैंडो, ठीक है, ऑरलैंडो इटली का, तब मेलोनी नहीं थी, है ना, ठीक। फ्रांस का क्लेमेंसो। अब देखो वर्साई की संधि होती है, वर्साई की संधि से पहले अमेरिका कह रहा है कि बदला बदला मत खेलो, ब्रिटेन कह रहा है कि संतुलन रखो, लेकिन फ्रांस कह रहा है कि मेरे को तो बदला लेना है। वर्साई, कुछ याद आया? वर्साई वो जगह है जब फ्रांस को हरा के बिस्मार्क ने फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसके ठीक बगल में एक जगह है वर्साई, जहां पर एक महल हुआ करता था राजा का, ठीक है, राजा का ठीक, राजा का। बिस्मार्क ने फ्रांस को अपमानित किया था कि तुम जब उसको पराजित कर लिए तो कैसर विलियम की ताजपोशी करने के लिए कि अब ये जर्मनी के सम्राट हैं और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है ना, तो समझ गए ना, तुम अपमानित कर और अपने यहां राज्यरोहण करते, ठीक, बिल्कुल तमन्ना, इसी पे बात चल रही। तो फ्रांस का अपमान समझ रहे हो तुम लोग कहां से आ रहा है? जर्मनी के एकीकरण से आ रहा है, और उसके बाद जो बिस्मार्क और बाद में जो कैसर विलियम कर रहे हैं उससे आ रहा है। तो जर्मनी चिढ़ा तो फ्रांस को पूरा रहा था, तो जर्मनी से बदला लेना है, ये फ्रांस का कहना है, ठीक है। तो ये वर्साई की संधि जो है उसी कॉन्टेक्स्ट में होने वाली है, ठीक, तुमको लिखना है। फ्रांस, फ्रांस जर्मनी से बदला लेना चाहता है, फ्रांस जर्मनी से बदला लेना चाहता है। वर्साई के महल में 1870 में फ्रांस को हराकर कैसर विलियम प्रथम का जर्मन सम्राट के रूप में राज्यारोहण, ठीक है। इसलिए अब जो है यहां पर तुम लोगों ने होली के दिनों में एक गाना जरूर सुना होगा, सबके यहां जरूर ही बजता होगा क्योंकि बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है हमारे यहां तो अभी भी होली में, ठीक है। ब्रिटेन को नहीं लिखा है भाई, बच्चों की तरह लग रहे हैं। सुप्रिया ब्रिटेन को क्या नहीं लिखा है बेटा? मैंने कहा कि इसको तो लिख ही लेना है ना सर, हाँ, इसको फिर ऐसे लिख लो, अमेरिका से आगे चारों देशों के बारे में ऐसे लिख लो। लिखा नहीं है? नहीं लिखा होगा तो मैं फिर से इसको ओपन कर दूंगा। हमारे यहाँ वो होली में गाना आज भी बजता है, 3 दिन से वो गाना बजने लगता है, ठीक है, आली रे होली, आली रे होली, ठीक, होली का ये वाला गाना भी खूब बजता है। तो फ्रांस में ये गाना जो है सड़कों पे बज रहा है कि दिल में होली जल रही है, ठीक है, बदले की होली है यहाँ जबरदस्त। तो बदला बदला बदला, तो कौन जीता? सबके जो दृष्टिकोण थे उसमें फ्रांस का दृष्टिकोण जीत गया। प्रश्न यहां से आएगा बेटा, बहुत जरूरी आएगा, ठीक है, गाकर नहीं सुनाइए। प्रश्न क्या आएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीच वर्साई की संधि में छुपे हुए थे,
ठीक है, बिल्कुल रशिया भी शामिल। रशिया में हो गई क्रांति, और क्रांति के बाद में रशिया एकदम हाई चल रहा है, एकदम टेम्पो हाई है ना। तो रशिया यहां पर ज्यादा चक्करों में पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि ये देश भी नहीं चाहते हैं कि रूस आए। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, सबको रूस से खतरा लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर बदला। तो वर्साई की संधि दरअसल बदले की संधि है। इसने क्या किया, जर्मनी को एक राष्ट्र के तौर पर मिटाने का प्रयास किया। ध्यान रखना, जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में मिटाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, उसके औद्योगिक विकास को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, कि यह बहुत औद्योगिक क्रांति में आगे बढ़ रहा है, इसको यहीं पर रोक दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, उसकी सैन्य शक्ति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। एक सैन्य शक्ति है, बचे ही नहीं, औद्योगिक शक्ति के रूप में खत्म हो जाए, राष्ट्र के रूप में खत्म हो जाए, उसे अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इन तीन चार चीजों को ऐसे ही लिखो, फिर इसमें थोड़ा सा लिखवाऊंगा आपको। ठीक, वर्साई की संधि 1919, इसको ऐसे उतार लो। खून का प्यासा बैठा है, बिल्कुल ठीक है, इसको लिखो जरा, इसको लिख लो, फिर बताओ। डन, बहुत बढ़िया, लिखो। पहला पॉइंट लिखो, जिस महल में कैसर विलियम ने जर्मन सम्राट के रूप में राज्यारोहण किया था, जर्मनी को वहीं आकर वर्साई की संधि पर दस्तखत करना या हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया। ठीक है, मजबूर किया गया। 28 जून का दिन 28 जून का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फ्रांस का उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि प्रथम विश्व युद्ध का सारा दोष जर्मनी का है। ठीक है, सारा दोष जर्मनी का है। जर्मनी पर बहुत अधिक जुर्माना लगा दिया गया। अगला पॉइंट लिखना, जर्मनी पर बहुत अधिक जुर्माना लगा दिया गया, जिसे भरना लगभग असंभव था। भर ही नहीं सकता था कोई देश। अगला पॉइंट लिखना, 1870 में जर्मनी ने फ्रांस से अल्सास और लोरेन के प्रांत छीन लिए थे। फ्रांस ने उन्हें वापस ले लिया। यह सब संधि में ही चल रहा है, वापस ले लिए। जर्मनी द्वारा जीते गए अन्य क्षेत्र, अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, पोलैंड है, डेनमार्क है, चेकोस्लोवाकिया है, परेशान हो जाओगे, इतने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अरे बहुत, 132 अरब, ठीक है ना, उस समय में उसको गणना जो की गई 132 अरब मार्क्स, ठीक, बना दिया गया और कहा गया स्टैंडर्ड के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हर देश को अलग अलग जुर्माना देना पड़ेगा। बहुत जुर्माना था, ठीक है। जर्मनी द्वारा जीते गए अन्य क्षेत्र भी छीन लिए गए। राइनलैंड, राइनलैंड को निरस्त्रीकृत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। निरस्त्रीकृत क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जो कि फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड, ठीक है, हॉलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड से सटा हुआ क्षेत्र था, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं ये सोच रहे हैं कि जर्मनी का ये जो इलाका है जहां से फ्रांस की सीमाएं मिल रही हैं, बेल्जियम की, नीदरलैंड की, इस बड़े इलाके में निरस्त्रीकरण हो जाए, यानी जर्मनी यहां सेना ही नहीं रख सकता, ठीक है, जो कि फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड की सीमाओं से सटा हुआ क्षेत्र था, ठीक है, सटा हुआ क्षेत्र था। इस प्रकार फ्रांस ने अपने लिए एक सुरक्षा तंत्र विकसित करने का प्रयास किया, एक सुरक्षा तंत्र विकसित करने का प्रयास किया। अगला पॉइंट लिखना, जर्मन सेना में भारी कटौती कर दी गई। जर्मन सेना में भारी कटौती कर दी गई। थल सेना की अधिकतम सीमा 1 लाख थी, अधिकतम सीमा 1 लाख थी। टैंक रखने पर रोक लगा दी गई, टैंक छीन लिए गए, टैंक जो है तुम नहीं रख सकते अपने पास, टैंक रखने पर रोक लगा दी गई। इसको समझना, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिटलर का उदय इसी पृष्ठभूमि में होगा। टैंक रखने पर रोक लगा दी गई, पूर्ण विराम। वायुसेना को भंग कर दिया गया, वायुसेना को भंग कर दिया गया और नौसेना से पनडुब्बियां छीन ली गईं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, लिख लो, जर्मनी ने बहुत अपमान सहा। कोमल क्या पूछ रही बेटा, मैं तो इधर उधर देखता ही नहीं हूं कमेंट बॉक्स को, क्या पूछ रही हो बताओ। जर्मनी ने फ्रांस को अपमानित किया एक मौके पर, यहां पर फ्रांस ने बाकी शक्तियों की मदद से जर्मनी को बार बार अपमानित किया, ठीक है, ठीक है, बार बार अपमानित किया। ये अपमान और साथ में इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत बड़ी लिस्ट है, तुमको खाली यही परिवर्तन देखने, सेना में परिवर्तन कर दिया, हरजाना लगा दिया, इतना आर्थिक हरजाना लगा लिया और उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र भी छीन लिए, ठीक है भाई। कब्जे की ही बात है ना, ब्रिटेन ने भारत पर क्या कब्जा नहीं किया है, फ्रांस ने अफ्रीका में क्या कब्जा नहीं किया है, फ्रांस ने कनाडा पे कब्जा नहीं किया, तो जर्मनी ने कर दिया तो कौन सा अपराध था, तुम सबके सब तो एक जैसे थे, लेकिन यहां से उसे सब कुछ छीन लिया गया। तो जर्मनी ने कहा कि ये डिक्टेटेड पीस है, डिक्टेटेड पीस, यानी जर्मनी ने बोला कि यहां थोपी हुई शांति है, ठीक है, जहां पर लिखा है उसके लिए उसके नीचे लिख लो डिक्टेटेड पीस, यानी शांति स्थापित नहीं हुई है, आपने थोप दी है जर्मनी के ऊपर यह शांति। कितने दिन चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जर्मनी में कैसर विलियम द्वितीय वो भाग गया, अब तो वही राजा है ना कैसर विलियम द्वितीय, उसको छोड़ के भागना पड़ा जर्मनी को, और वहां पर एक नई सरकार बना दी गई, एक नया संविधान बना दिया गया। नया संविधान जो कहलाता था उसको, नए संविधान को कहते थे वाइमार संविधान, और वाइमार संविधान से वहां पे बना वाइमार गणराज्य, रिपब्लिक, ठीक है। यानी कि ना सिर्फ जर्मनी के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लाए गए, बल्कि जर्मनी को कहा गया कि आप अपनी राजनीतिक व्यवस्था भी बदलें। वाइमार रिपब्लिक ने, उसकी एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार ने, जो वाइमार संविधान बना जल्दी जल्दी से युद्ध के बाद, कैसर विलियम के बाद, इसी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। बेटा बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा, कोमल, मेंस की तैयारी करना तुम्हारा पहला दायित्व है, प्रीलिम्स की तैयारी करो, ठीक है। प्रीलिम्स जब आएगा तो 6 महीना केवल प्रीलिम्स पढ़ना, उसके पहले तुम केवल और केवल ध्यान दे दो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी तुमको करनी है, ठीक है, साथ ही में पढ़ना है। चलो, है ना आशीष, मैंने कहा ना कि बहुत से सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल कि वर्साई द्वितीय विश्व युद्ध के बीच, प्रथम हो चुका है,
द्वितीय विश्व युद्ध के बीच वर्साई की संधि में छिपे थे। वर्साई की संधि ने यह सुनिश्चित कर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध अवश्यंभावी है। ठीक है, पराजय और अपमान, ठीक है, पराजय और अपमान ने जर्मनी में फांसीवाद के उदय को जन्म दिया। एक नहीं, यहां से कितना वो निकलेगा बेटा। नितिन, अभी जब हम लोग जर्मनी में आएंगे ना फांसीवाद वाले उस पर, तब वाइमार रिपब्लिक के बारे में बात करेंगे। इसको दो चीजों को आगे लिख लो, फिर आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते। कि लीग ऑफ नेशंस बने, यानी एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बने, और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था यानी लीग ऑफ नेशंस। क्यों? विल्सन ये कह रहे थे अगर देशों के बीच में विवाद हो ये है वाइमार गणराज्य। इसके नीचे ये बॉक्स बनाओ, लिखो लीग ने यहां पर कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और जर्मनी में एक नया संविधान बना दिया। एक जगह थी वाइमार, वहीं पे बैठ करके इन लोगों ने संविधान लिखा, तो उसको वाइमार संविधान कहा गया। संविधान ने कहा कि जर्मनी अब गणतंत्र होगा, गणराज्य होगा, रिपब्लिक होगा, और वहां एक सरकार बन गई। इसकी कहानी आगे आएगी। सरकार बनी तो सरकार ने ही वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। ये है वाइमार गणराज्य। इसके नीचे ये बॉक्स बनाओ, लिखो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। दीपांशी, एक बार नोट्स को पलटना बेटा, एकदम कारण स्पष्ट हो जाएंगे। तुमको लिखाया है, सारे कारण लिखा है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, परंतु वुडरो विल्सन खुश नहीं हुए। वुडरो विल्सन खुश नहीं हुए और अमेरिका उसका सदस्य नहीं बना। छोटे मोटे सीमा विवादों का समाधान, शरणार्थी समस्या का निपटारा और मानव तस्करी पर नियंत्रण ही उसकी उपलब्धियां रहीं। बॉक्स में ही अगला पॉइंट, परंतु मंचूरिया 1931, ब्रैकेट में लिखना, मंचूरिया 1931, इथियोपिया 1935, स्पेन 1936, ब्रैकेट क्लोज। 1936 के बाद 1936 जैसे गंभीर मामलों में लीग ऑफ नेशंस बुरी तरह विफल रहा और जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों ने उसकी सदस्यता का त्याग कर दिया। ठीक है, सदस्यता का त्याग कर दिया। एक हेडिंग डालो, भारत पर प्रभाव। 3-4 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट। हेडिंग है भारत पर प्रभाव। पहला पॉइंट लिखो, ब्रिटेन का उपनिवेश होने के नाते भारत को शामिल कर लिया गया, यानी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। 15 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों को, हाँ उसका बॉक्स क्लोज कर दो बेटा। हेडिंग है भारत पर प्रभाव। ठीक है, ब्रिटेन का उपनिवेश होने के नाते भारत को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। 15 लाख से अधिक भारतीय सैनिक ब्रिटेन की ओर से लड़े
मेसोपोटामिया सहित कई मोर्चों पर भारतीय सैनिकों ने भारत पर प्रभाव, ठीक है, भारत पर प्रभाव की बात करेंगे। भारतीय सैनिकों ने निर्णायक भूमिका निभाई, ठीक है। इसी पे आगे लिख लो, इस युद्ध का पूरा खर्च, इस युद्ध के खर्च का बड़ा हिस्सा, ऐसे लिखो, इस युद्ध के खर्च का बड़ा हिस्सा भारत से वसूला गया। जनता में महंगाई, खाद्यान्न संकट आदि के चलते नाराजगी बढ़ी, ठीक है। ब्रिटेन के विश्व युद्ध में फंसे होने का लाभ उठाने का प्रयास राष्ट्रवादियों ने किया। 1914 का गदर आंदोलन / विद्रोह आंदोलन की तरह चला और एक दिन विद्रोह करना चाहता था, लेकिन मामला खुल गया। तो सब तुमको गदर आंदोलन तो तुमने पढ़ा है, ठीक है। 1914 का गदर आंदोलन / विद्रोह इसी रणनीति से प्रेरित था। आखिरी पॉइंट, भारतीय नेताओं को संतुष्ट करने और भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, संवैधानिक सुधारों का चारा फेंका गया। 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसी का परिणाम थे, ठीक है। ठीक, देखो ये सवाल किसने पूछा? विनय ने। बेटा ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये है जापान, ये है चीन, ये है कोरिया, ये है रूस, ये है भारत, ये है सुदूर पूर्व। इधर से देखो तो पूरा एशिया सब घूम के जाओगे, इधर चले जाओ अमेरिका है, ठीक है। जापान और अमेरिका की शत्रुता की ये बड़ी वजह रही है, ठीक है, उसकी जो है नजदीकी। अब चीन, कोरिया, जापान जब भी कभी युद्ध में आएगा तो चीन जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि कोरिया को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा है, और अभी जिसका नाम हमने लिया मंचूरिया को लेकर के झगड़ा है। चीन में एक इलाका हुआ करता था शेडोंग, ये था जर्मनी के नियंत्रण में। तो ये जर्मनी के नियंत्रण में था, शुरुआत में ये तटस्थ रहे। 1917 में चीन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा चीन को, ठीक है। चीन की भूमिका रही है, एक एक बिंदु पर बेटा बहुत अंदर गहराई में जाकर के बातें हो सकती हैं, लेकिन मान लो कि तुम विनय थोड़ा सा पढ़े हो तो तुमको उसका अंदाजा है बेटा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं ना, उनको इतना आइडिया नहीं है और उतने की जरूरत नहीं है। जब आप पढ़ते हो तो एक लार्जर पिक्चर में 2-4 चीजें ऐड हो जाएंगी, हमें मूल मुद्दे पर बने रहना है, ठीक है। जैसा मैंने आपको क्लास की एकदम शुरुआत में बताया था कि आज की जो क्लास है, मतलब आज से 1-2 दिन की क्लास, वो तकरीबन 1.5 घंटे की, 1 घंटा 40 मिनट की होगी, ठीक है। 1-2 दिन के बाद में फिर से हम लोग 2 घंटे की प्रॉपर क्लास किया करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग
आगे बढ़ेंगे जब अपने टॉपिक में, तो इटली में क्या होता है। इटली तो जीते हुए देशों में शामिल था, लेकिन इटली को भी वो मिला नहीं जो कहा गया था, क्योंकि दो देश थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पहले सबसे ज्यादा बवाल किया। ठीक है, बवाल किया नहीं बेटा, सोहन सिंह भाखना उसके एक नेता हैं, लेकिन मूल रूप से लाला हरदयाल को तुम मानो। ठीक है, तो कल हम लोग फांसीवाद नाजीवाद पर आगे जाएंगे, चीन की क्रांति करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर पे पहुंच जाएंगे। मेन हिस्ट्री हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की सेकंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर पे आके खत्म होती है। फिर छोटे छोटे कॉन्टिनेंटल हिस्ट्रीज, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, थोड़ा चीन, थोड़ा जापान, ठीक है, थोड़ा सुदूर पूर्व, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ज्यादा सवाल अभी आ नहीं रहे हैं, वरना इसमें भी हम लोग कम से कम 40 क्लासेस पढ़ते। ठीक है, लेकिन नहीं आ रहे तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उतनी ऊर्जा लगानी है जितनी की जरूरी है। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं 11 बजे।